नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि आज सुबह देश को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है जब सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की पहली खेप दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई। हम आपको 4 तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं कि वैक्सीन आज कैसे रवाना हुई। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों को बुलाया गया। इन ट्रकों में वैक्सीन को 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया है, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले जाएंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के बीच देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम 12 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो गया है। तो आ गई कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई है वैक्सीन। कई ट्रकों में भरकर वैक्सीन को रवाना किया गया है और जल्द ही ये वैक्सीन उत्तर प्रदेश में भी पहुंचेगी और उसके बाद 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत होगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये ट्रक जिसमें की वैक्सीन को रवाना किया गया है पुणे एयरपोर्ट तक के लिए, और पुणे एयरपोर्ट से वाया प्लेन ये दिल्ली पहुंचेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाकायदा पूजा पाठ करके इस वैक्सीन को रवाना किया गया है। पुणे की ये तस्वीरें, 2 अलग अलग तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हैं वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। किस तरह से पूजा पाठ की गई? सीरम इंस्टीट्यूट से ये पहले ट्रक निकल रहे थे तो ऑफकोर्स कंपनी की तरफ से कुछ छोटी सी पूजा उन्होंने की और अपने भारतीय तरीके से ट्रक्स को रवाना किया है। एंड वी वेर ग्लैड कि पुलिस की वर्दी में होते हुए हमें भी इस मौके पर उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। को भेजा जा रहा है और पुणे से फिलहाल दिल्ली ये वैक्सीन भेजी गई है। सुबह आज रवाना हुई है और आज ही ये दिल्ली भी पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस वक्त शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से मुख्य आरोपी गिरधारी को गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी सेक्टर 11 से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरधारी के पास से पिस्टल बरामद की गई है। 1 लाख रुपए का गिरधारी पर इनाम था। न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले गिरफ्तारी का वीडियो दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरधारी तस्वीरों में दिख रहा है। जो हम आपको रेड सर्किल करके दिखा रहे हैं उसके बीच में गिरधारी दिखाई दे रहा है। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ में 6 तारीख को हत्या होती है और इस मामले में कल शूटर गिरधारी को गिरफ्तार किया जाता है। 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था। दरअसल 6 जनवरी को मूल रूप से मऊ के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और आजमगढ़ के पूर्व विधायक सीपू सिंह के गवाह अजीत सिंह की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस गिरधारी की तलाश कई दिन से हो रही थी उसको पकड़ लिया गया है। देखिए, कल सुबह से ही कुछ इनपुट्स मिले थे कि गिरधारी राजधानी दिल्ली में हो सकता है और उससे संबंधित जो कई उसके जो मूवमेंट्स हैं इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को लगी थी। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो उसको काफी महत्वपूर्ण सुराग मिल चुके थे। इसलिए वो लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के संपर्क में बने हुए थे। और कल रात में जिस वक्त में इसकी गिरफ्तारी हुई है तो उस वक्त में स्पेशल सेल की टीम भी काम कर रही थी। लेकिन ये जो बदमाश है वो जो आउटर नॉर्थ दिल्ली के जो पुलिस है उसके हाथ में आ गया। दरअसल जो चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के दौरान ही जब इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो संदिग्ध देखे गए और उस वक्त में जब उससे पूछताछ की गई तो और उसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई तब उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ और उसी का
और उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। जब गिरफ्तारी हुई, जब उसे विस्तार से पूछताछ किया गया, तब उसने अपने कई नाम बताए, जैसे कन्हैया लाल, उसके साथ ही डॉक्टर, तो कभी कोई और भी नाम से अपने आप को बताया। फिर बाद में पता चला कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस का वांछित है। उसके बाद इस मामले में उसकी पूछताछ करने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी करने के बाद औपचारिक तौर पर यूपी पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आज से गोरखपुर के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो आज शाम 6 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। दरअसल आज गोरखपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज हो रहा है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम शुरू होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे। 12 से 16 जनवरी के बीच राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर टीम 11 की समीक्षा बैठक करेंगे। इस मीटिंग के बाद सीएम योगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ कमीशन के संबंध में एक वर्चुअल कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। और अब बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ओवैसी के साथ राजभर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं से जौनपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ होते हुए फूलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पिछले महीने भी ओवैसी 1 दिन के दौरे पर लखनऊ आए थे, जहां उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करने के साथ ऐलान किया था कि वो छोटे छोटे दलों को साथ लेकर 2022 में बीजेपी को चुनौती देंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज आंदोलन पर अपना फैसला सुना सकता है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई हुई थी। कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात कही गई थी। सरकार ले फैसला, नहीं तो हम रोक लगाएंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की सलाह दी थी। तो किसान आंदोलन पर आज का दिन काफी अहम है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर आज फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुनाता है, तो क्या फैसला हो सकता है। क्या कृषि कानून को लेकर के कोई समिति का गठन होगा, इसके बारे में कोई बात कही जा सकती है। क्या कृषि कानूनों को होल्ड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, या फिर क्या और कदम है, या सरकार को किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करती है कोर्ट, ये यहां पर देखना होगा। इससे पहले किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने यह गलत धारणा बना ली है। केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति की सलाह, प्रक्रिया या मुद्दों की जांच नहीं की। हलफनामे में कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि 2 दशकों के विचार विमर्श के बाद ये कानून बने हैं। सरकार ने कहा कि देश के ज्यादातर किसान खुश हैं। साथ ही सरकार ने किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को न निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबसे ऊपर है और सरकार ने किसान यूनियन के साथ बात कर रास्ता निकालने की कोशिश की है। 15 जनवरी को फिर बैठक होगी। सरकार की कोशिश है कि यह आंदोलन जल्द खत्म हो। किसानों का मामला और कृषि सुधार बिलों का मामला ये उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है। भारत सरकार ने किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की बातचीत की है और कोशिश की कि रास्ता निकल आए।
उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सभा में हुए हंगामे की भी निंदा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें याद किया है। साथ ही एक ट्वीट करते हुए लिखा, वैश्विक क्षितिज को भारतीय अध्यात्म एवं संस्कृति की सुगंध से सुवासित करने वाले युवा सन्यासी भारतीय मेधा के अप्रतिम प्रतिमान युवाओं के प्रेरणा स्रोत युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर कोटिशय नमन एवं देश के सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। वैश्विक क्षितिज को भारतीय अध्यात्म एवं संस्कृति की सुगंध से सुवासित करने वाले युवा सन्यासी के जयंती पर यह ट्वीट किया गया है। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते हैं। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने के लिए न्यूज 18 16 जनवरी से लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। वो सिर्फ 12 साल का है लेकिन उसे जुनून है रोबोट बनाने का और वो जो भी आविष्कार करता है उससे रोबोट की तकनीक का इस्तेमाल जरूर करता है। एक नाकामी ने इस बच्चे को रोबोट का सनसनी बना दिया। मिलिए बंगलुरु के अकुल से। And then I made a Bluetooth control robot for Technocian, which is in Delhi. It was an international robotic competition. In that I messed up. The code wasn't working. I tried thrice. असफलता ये तो सिर्फ शुरुआत है उस कहानी की जिसमें सफलता की इबारत लिखी गई। ये है अकुल, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक स्कूल में पढ़ता है और रोबोटिक्स में दिलचस्पी रखता है। दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसने ब्लूटूथ तकनीक से एक रोबोट बनाया, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। आम बच्चा क्या, बड़े बड़े दिग्गज ऐसी असफलता से उबर नहीं पाते, लेकिन इस बच्चे ने हार मानने की बजाय जीत का एक नया इतिहास लिख दिया। Then I made the sanitizer dispenser, which I used a battery switch, 2 LEDs, a pump which was i3F7, the motor, some wires, and an IR sensor and ultrasonic sensor which is inside, which can dispense sanitizer. देखिए, अकुल इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइजर निकाल कर दिखा रहा है। ये तो महज शुरुआत है। सुनिए इसके बाद अकुल ने क्या क्या इजाद किया है। I made automatic garage, automatic gas sensor, and then automatic street lights, which was I got first prize, and I got many prizes in this robotics. अकुल को एक नहीं कई मेडल्स मिले हैं और इसकी वजह है रोबोटिक्स में उसकी दिलचस्पी, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी।
started to have an interest with robotics in a very early age of 6 or 7 when it started in his school. When he was in 3rd standard and during his last set, they started to give him breadboard, wire and all that. With the help of breadboard and wire, he could connect LEDs. Then he started to love about robotics. सिर्फ माँ ही नहीं, उस टीचर ने भी मुलाकात के शुरुआती दिनों में ही अकुल की प्रतिभा को पहचान लिया था। We are in this field from past 10 years and we serve more than 10,000 students. We help them to bring their creativity into reality. During this journey we meet Akul. We observe that Akul is not similar like other students. ये तो सिर्फ आगाज है। अकुल रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता है और ऐसा एक रोबोट बनाना चाहता है जिसे इंसान अपनी उंगलियों के इशारे पर चला सके। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन के 12:30 बजे।